स्वागत करता हूं आपका हमारी मनभावना क्लासेस में। और आज आप हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यानी कि यांत्रिकी और तरंग गति। तो ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट, इसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यांत्रिकी और तरंग गति। हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो हम यहीं से अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे मनभावना क्लासेस में एक ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर क्लास 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम की ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। उसके बाद 6 से इंटर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस ली जाती हैं। और हमारे यहाँ कंपटीशन क्लासेस की भी तैयारी करवाई जाती है। 1 डे एग्ज़ाम की जितनी भी कंपटीशन्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, सबकी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है? देखिए, ये हो गया हमारा कोई पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें पता करना है। इसका पता करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये पार्टिकल है, इसमें क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसका हमें अध्ययन करना है। और इस पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसका अध्ययन करने के लिए हमें किसी दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये चल रही है। अभी मोटरसाइकिल चल रही है तो हमें इसको पता करना है कि चल रही नहीं चल रही है। तो क्या करोगे आप? कहीं दूसरी जगह खड़े होकर देखोगे ना, किस पर खड़े हो, दूसरी जगह कोई स्थान है वहाँ पर खड़े होकर देखो, तो वो क्या हो जाएगा, इस सिस्टम, ये जो मोटरसाइकिल है, इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए आप जहाँ पर खड़े होकर, जिस जगह पर खड़े होकर इसकी गति या पोजीशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम कहलाएगा ये। इसी तरह से यहाँ ये पार्टिकल हो गया। इस पार्टिकल की पोजीशन का अध्ययन करने के लिए हमें एक दूसरे सिस्टम की आवश्यकता होगी, ठीक है। और यही सिस्टम क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यानी कि किसी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और उस सिस्टम को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके 3 कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। और इसका अगर वेक्टर निकालें, रिजल्टेंट परिणामी निकालें, तो वो निकलता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इसका रिजल्टेंट होता है। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले सिस्टम में जब हम कुछ डायरेक्शन वगैरह इसकी निकालेंगे, कोई न्यूमेरिकल करेंगे, तब वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, और इसका जो रिजल्टेंट है वही आता है, ठीक है। तो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी पार्टिकल की पोजीशन या गति का या स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उस सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप की। ये कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप्स का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हिंदी में बोल देते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये क्या होता है? तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं। यानी कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं। अब बात है न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ की, तो ये क्या होते हैं? तो हम इस टॉपिक के जस्ट बाद न्यूटन्स लॉ पर ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हम न्यूटन्स लॉ को ही पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं।
तो हम इसमें कह सकते हैं कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ इसके बाद ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में मैं 2 लाइनें लिखी हैं कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन, कोई ट्रेन है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट स्पीड से चली। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि एक समान गति से चलती हुई ट्रेन। इसमें क्या होगा, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए एक में एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। और ये न्यूटन का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, और अगर भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो किया जा रहा है, यानी अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये गाड़ी जब एक समान से चल रही है, तब यदि इसमें कुछ हमें परिवर्तन करना होगा उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन, कोई ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो किया जा रहा है। अब आता है दूसरा टाइप, क्या होता है। न्यूटन का न्यूटन नहीं, यहाँ पे दूसरा टाइप है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, जो कि होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा, अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था कि न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी में चेंज होगा तो वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होते हैं उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बात कर लेते हैं कि एक ट्रेन जो कि प्लेटफार्म आ रहा है, तो प्लेटफार्म पर आने से पहले उस ट्रेन को धीमा होना पड़ेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी प्लेटफार्म पर डैम्प्ड होती हुई या धीमी होती हुई ट्रेन की सीट पर रखी कोई वाल्व बिना एक्सटर्नल फोर्स के फिसल जाती है। यानी कि मान लीजिए ये तो हो गया प्लेटफार्म, ठीक है, ये पटरी है, यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है। जब ये प्लेटफार्म आ रहा है तो ये ट्रेन धीमी होगी रुकने के लिए। तो जब ये ट्रेन धीमी होगी, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई सीट बनी हुई है, ठीक है, ये सीट बनी हुई है, यहाँ पर जैसे कोई बाल रखी है, तो जब ये ट्रेन धीमी होगी, अगर यहाँ पर कोई गेंद रखी है, कोई बाल रखी हुई है, तो जैसे ये ट्रेन धीमी होगी तो ये बाल क्या होगी, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये फिसलने लगेगी, नीचे गिर जाएगी या इधर उधर फिसल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया गया है, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए ही वस्तु की या पार्टिकल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, किसी प्लेटफॉर्म पर डैम्प्ड होती हुई ट्रेन की सीट पर रखी वाल्व बिना एक्सटर्नल फोर्स के फिसल जाती है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होते हैं उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एग्जांपल में ले सकते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पर डैम्प्ड होती यानी धीमी होती हुई ट्रेन की सीट पर रखी कोई बॉल बिना एक्सटर्नल फोर्स के फिसल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको कॉपी पर लिख सकते हैं नोट्स को। मैं उन्हीं नोट्स को केवल यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। नोट्स आपको मिल चुके हैं, आप नोट्स को अपनी कॉपी पर उतारिए और वहाँ से देखिए डेफिनेशन वगैरह को। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही वहाँ पर लिखी हुई होगी, 2-4 बातें एक्स्ट्रा होंगी वो आपके एक्स्ट्रा काम के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, ठीक है, यानी 3 नियम दिए न्यूटन के 3 नियम। पहला नियम है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये पहला नियम क्या होता है, तो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये क्या होता है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है जड़त्व। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हमने देखा है इनर्शियल शब्द आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है इनर्शिया। ये क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जड़त्व होता क्या है, तो देखिए एक सीधी सी एक लाइन में बता रहा हूँ कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई भी वस्तु है अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वह उस परिवर्तन का विरोध करेगी, और इस विरोध को ही हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और वस्तुओं के इस गुण को ही हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जड़त्व का। अब बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की, कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या होता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में तो वह गति अवस्था में रहना चाहिए, और यदि विराम अवस्था में यानी रुकी हुई है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो हमें यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में यही लिखना है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और एक्सप्लेन करना है तब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहना चाहिए, और यदि गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। इसे ही हम न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम। और आगे हम बात करते हैं सेकंड नियम की। न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ पर केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। न्यूटन का सेकंड नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग यानी मोमेंटम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमें 2 लाइनें लिखनी है इसमें कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। यानी कि ये तो हो गया हमारा फोर्स, और ये किसके समानुपाती है? संवेग के परिवर्तन, ये तो हो गया हमारा पी संवेग, इसके परिवर्तन यानी d/dt। ठीक है, ये d/dt ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन, और किसके प्रोपोर्शनल है? इस पर अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है हमारा। अब अगर हम इस ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का एक साइन है, सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, अब इस हम साइन को हटाएंगे तब क्या होगा? इसकी जगह पे हम बराबर लेकर आते हैं, तो जब इस कांस्टेंट को इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा। मान लेते हम ले आए, चलो k इंटू dp/dt। ठीक है, dt हो गया। अब क्या करते हैं? अब यदि हम इस k को मान लेते हैं 1, कि k का मान यहाँ पर 1 है, तब हमारा क्या हो जाएगा? f = dp/dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमने संवेग की अगर परिभाषा पढ़ी होगी तो क्या होता है? संवेग P = mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग। अब यदि इस संवेग का मान हम यहाँ पर रख देते हैं तब हमें क्या मिलेगा? देखते हैं, d/dt इंटू m/v। अब देखिए m तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान है ना, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, इंटू dv/dt। ये क्या हो गया? dv/dt। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या होती है? वेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? एक्सीलरेशन के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F = m/a। और ये फार्मूला हमें मिल रहा है जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है? हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, F = ma, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आ रहा है, F = ma। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। एक बार नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को 2-3 बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या होता है, इसे देखते हैं। तो न्यूटन का थर्ड नियम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या बताता है? तो ये साफ बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए ये रोड हो गया, ठीक है, आप इस पर चल रहे हैं, तो आपने चलने के लिए क्या किया? पैर रखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने पैर रखा। तो वैसे क्या होना चाहिए? जैसे ही आपने पैर रखा तो अंदर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने पैर रखकर जितना बल इस पर लगाया है, इधर के लिए, नीचे के लिए, तो यहाँ से क्या होगा? ये जो सरफेस है हमारी, ये सरफेस भी आपके ऊपर, यानी आपके पैर के ऊपर नीचे से बल लगा देगी, बिल्कुल यहीं पर, इस टाइप से। आपने यहाँ पर लगाया, ये भी यहीं पर लगा देगी इस टाइप से। आपने बल यहाँ से ऐसे लगाया तो ये यहाँ से ऐसे बल लगा देगी, बिल्कुल। जिससे क्या होगा? आपका बल और इसका बल मिलकर कैंसिल हो जाएंगे और आपकी प्रतिक्रिया होती रहेगी जो भी आप कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? आपने जितना बल लगाया है, ठीक है, उतना ही बल ये आप पर लगा देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बल तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो रही? चेंज हो रही है, डायरेक्शन विपरीत है एक दूसरे के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर दोनों क्रियाएं कैसी हो रही? बराबर हो रही है, ठीक है, लेकिन दिशा दोनों कैसी? विपरीत है, यानी विपरीत दिशा में हो रही है, लेकिन बराबर है। आपने इस पर लगाया बल और इसने आप पर लगा दिया, जिससे क्या होगा? दोनों बल मिलकर कैंसिल हो गए। आप जो कर रहे थे वो करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 न्यूटन का आपने लगाया, तो ये दूसरा, यानी ये सरफेस भी यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन आपने इधर लगाया नीचे के लिए, तो ये सरफेस कैसे लगाएगी? ऊपर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन बल दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी और
डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड समान होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी इस पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ये पहली वस्तु इस सरफेस पर, इस सरफेस को हमने मान लिया दूसरी वस्तु होगी और ये पहली होगी। तो ये पहली वस्तु जब 5 न्यूटन का बल दूसरी सरफेस पर लगाएगी तो ये दूसरी सरफेस भी, यानी दूसरी वस्तु जिसे हमने सरफेस माना है, तो ये दूसरी वस्तु भी 5 न्यूटन का बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाएगी। इसने लगाया नीचे की ओर तो ये ऊपर की ओर लगाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नियम न्यूटन का, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये है हमारे न्यूटन के थर्ड नियम। तीनों नियम हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।